Jai Hind everyone, welcome to our academy. I hope you all are doing well with your preparation and hard work toward your goal. Today we are going to cover CDS History PYQ in this session. We will analyze important question asked in the CDS examination, understand the concepts behind them and learn the trick to solve such question effectively. So let's start our today's class. So let's start our today's class. So the first question is, please read the question and try to give the answer in the comment section. So the question says, consider the following statements about the Jorve culture of Deccan. First statement is, let's change the color. Okay. The first statement is, it covers practically the whole of modern Maharashtra except the coastal Konkan district. The second statement says, the Parwar Godwari Valley seemed to have been the nuclear zone. The third statement says, the large site of this culture yield evidence of shifting agriculture. अब इन तीनों स्टेटमेंट को एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं. जो पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, ये जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, वो क्या कह रहा है? इट कवर प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट. अब यहाँ पे देखते हैं जो जॉर्वे कल्चर था, पहले हम उसे समझते हैं कि आखिर ये जॉर्वे कल्चर था क्या और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है. तो पहला स्टेटमेंट सही इसलिए होता है बिकॉज जो पहले तो समझ लेते हैं तो जॉर्वे कल्चर क्या है. तो जॉर्वे कल्चर डेक्कन की एक इम्पॉर्टेंट चाक्योलिथिक कल्चर है. ये जो अपना जॉर्वे है, इसको थोड़ा सा, यस, जॉर्वे है, ये क्या है? अपना डेक्कन की एक चाल्कोलिथिक कल्चर है. आई होप ये आप सभी को पता होगा. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है. ऐसा क्यों है? पहला स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? क्योंकि इसका स्प्रेड लगभग पूरे महाराष्ट्र में था और ये स्टेटमेंट ये बात कह भी रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है. अब आते हैं इसके दूसरे स्टेटमेंट में, जो कि है कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कहती है पारवार गोदावरी वैली से रिलेटेड. ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है. क्यों सही है ये? बिकॉज जो पारवार गोदावरी वैली है वो इसका कोर रीजन माना जाता है इस कल्चर का. पारवार गोदावरी वैली इस कल्चर का कोर रीजन माना जाता है. ओके. अब तीसरा स्टेटमेंट जब आता है तो वो कहता है द लार्ज साइट ऑफ दिस कल्चर इल्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो कि एकदम गलत है. ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं है. ठीक है, तो इन तीनों को जब हम देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आई. जॉर्वे कल्चर क्या है? तो जॉर्वे क्या है? जॉर्वे कल्चर क्या है? वो एक चाकोलिथिक कल्चर थी, ये हमें पता चल गया. इसका स्प्रेड लगभग पूरे महाराष्ट्र में हुआ एक्सेप्ट द कोंकण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सब जगह हुआ. ये पारवा गोदावरी वैली है, ये इसका कोर जोन यानी न्यूक्लियर जोन माना जाता है. बट ये जो थर्ड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि द लार्ज साइट ऑफ दिस कल्चर इल्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये गलत है. ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का इसमें नहीं आता है पार्ट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. मैं आप लोग को 2 मिनट दे रही हूँ. 2 मिनट में ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, समझिए एंड देन आंसर इन द कमेंट सेक्शन. फिर हम इसको डिस्कस करते हैं.
जॉर्वे कल्चर हो गया। अब सेकेंड को आप समझिए। अब इस क्वेश्चन को आइए हम लोग करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मदुरई द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम। अब इसमें हमें पांड्या किंगडम जो मदुरई है उसकी कैपिटल सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हमें सॉल्व करने हैं और जिसे हमें देखने हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन मदुरैकंची एज अ लार्ज ग्रैंड सिटी enclosed by walls on 3 sides and the Vaigai river on the 4th side. First statement. Second statement कहता है the अर्थशास्त्र mentioned it as a center of fine cotton textile. अब third statement, other literary sources describe it as a major craft center. Which of the statement given above is correct? अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको हम पिक करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि मदुरई कंची है क्या। मदुरई कांची है क्या? तो जो मदुरई कांची है ये एक संगम लिटरेचर है। ठीक है, संगम लिटरेचर का एक काव्य है, काव्य यानी पोएट्री है। ठीक है, ठीक। और ये इसके साथ साथ पट्टू 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 यानी 3 आइडल्स का हिस्सा है और इसमें पांड्या किंगडम की कैपिटल जो मदुरई है का एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आई होप ये क्या है आपको समझ में आ गया है। कुल मिला के ये एक संगम लिटरेचर का काव्य है जिसमें मदुरई जो कि कैपिटल सिटी थी ऑफ पांड्या किंगडम उनके बारे में उनकी पूरी डिस्क्रिप्शंस दी गई हुई हैं। समझ में आई बात? तो पहला हमने ये समझा। अब एक एक स्टेटमेंट को हम समझते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट करता है इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन मदुरई कंची एज अ लार्ज ग्रांड सिटी इनक्लोज बाय वॉल्स ऑन 3 साइड्स एंड द वैगई रिवर ऑन द 4th साइड। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। मदुरई कंची क्या है हम समझ गए और इसमें मदुरई को वेल प्लान्ड फोर्टिफाइड सिटी बताया गया है और ये भी बताया गया है कि वैगई रिवर जो थी वो उसकी नेचुरल प्रोटेक्शन करती थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे जो कि क्या कहता है अर्थशास्त्र मदुरई और द अर्थशास्त्र मेंशन इट एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल विच इज ऑल्सो करेक्ट। पांड्यास किंगडम प्राचीन भारत में कॉटन टेक्सटाइल और ओवरसीज ट्रेड के लिए फेमस था। ये बात आप सभी को पता होगी। और अर्थशास्त्र में दक्षिण भारत के टेक्सटाइल ट्रेड का भी इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। Now come to the third statement which is other literary source describe it as a major craft city which is also correct। कि इसमें जो बाकी लिटरेसी सोर्स थी वो भी इन्हें क्या बताती थी? मेजर क्राफ्ट का सेंटर बताती थी। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका डी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ो। Consider the following statement about सवाई जयसिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क। तो पहले तो इन्हें हेडलाइन अंडरलाइन करते हैं हम वर्क। तो पहले हम समझते हैं कि जो सवाई जयसिंह जी जो थे वो कौन थे। ठीक है, तो सवाई जयसिंह जी इनके बारे में आप और भी डिटेल लिख लीजिए। ये जयपुर के फाउंडर रहे, फाउंडर ऑफ जयपुर। ठीक है, और भारत के इंडिया के सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर किंग में से एक थे ये। ठीक है,
इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एंड मथुरा में जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी बनवाया। ठीक है, इतनी जगहों पे उन्होंने क्या बनवाया, जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी बनवाया। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेना, अपने नोट्स में इनकलकेट कर लेना, बिकॉज जब ये सवाई जयसिंह जी पे पूछ रहा है, क्वेश्चन आया हुआ है इसके पहले, तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड। ठीक है, और अब इसके बाद ये हमने सवाई जयसिंह जी के बारे में पढ़ लिया। अब एक एक स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। He learnt of the accuracy of European observation and obtained the Lahair table, from which he produced a refraction table, which is correct. सवाई जयसिंह जी ने यूरोपियन एस्ट्रोनॉमी का भी स्टडी किया था। उन्होंने फ्रांस एस्ट्रोनॉमर फिलिप डे ला हैर की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल का यूज़ किया था। इन टेबल की मदद से उन्होंने अपनी कैलकुलेशन और रिफ्रैक्शन टेबल को इम्प्रूव किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। हिज एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो डेवलप ए टेलीस्कोप ऑफ देयर ओन to observe the lunar phase of Venus. No, this is not wrong. This is wrong. This is not correct. Because सवाई जयसिंह जी ने अपना कोई टेलीस्कोप डेवलप नहीं किया था। तो इसका आंसर बस हो जाएगा आपका वन ओनली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग फटाक से आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, बिकॉज ये बहुत इजी है। ठीक, मन कटुहल अ वर्क ऑफ म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजेस ऑफ, किन के अंडर में हुआ था? सबसे पहले समझो कि मन कटुहल है क्या, ये है क्या। तो ये मेडिवल इंडिया का एक फेमस म्यूजिक ट्रीटी है जिसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के रागास और म्यूजिक थ्योरी का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब है। ठीक, ये जो जितने ग्रंथ हैं इनको ग्वालियर के तोमर रूलर राजा मान सिंह तोमर की पैट्रोनेज में तैयार किया गया था। समझ में आया? तो इसका सही आंसर यही, आई होप आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा, राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मन कटुहल क्या है, तो ये तो मैंने बता दिया, ये मिडिवल इंडिया का एक फेमस म्यूजिक ट्रीटी है जिसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को रागास और म्यूजिक थ्योरी का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें। ठीक, और अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें इतनी ही जानने वाली बात है इसमें। और इसने किसके पैट्रोनेज में हुआ था? तो ये पैट्रोनेज में हुआ था राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर। ठीक, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर अपने। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? क्या है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को कब स्टार्ट हुआ था? 1920 से 1922 तक। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसका स्टार्ट किया था। और ये इंडिया का पहला नेशनल वाइड मास मूवमेंट था। ठीक है, इस मूवमेंट को शुरू करने के लिए क्या क्या अपने वो रही हैं, कारण क्या क्या रहे हैं इस मूवमेंट को शुरू करने से पहले? इसके कुछ पीछे प्लेबैक चीज़ें भी हुई हैं, जिसमें से सबसे फेमस रहा है अपना जलियांवाला बाग मैसेकर, फिर रॉलेट एक्ट आया, फिर खिलाफत मूवमेंट आया, देन स्वराज की मांग उठने लगी, और इसी के रिजल्ट में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसके ये तो आप लोग समझ गए ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या था। इसमें कॉरपोरेट नहीं करते थे हम लोग गवर्नमेंट के साथ। ठीक, तो अब इसके ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं कि द फर्स्ट ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू रीच डाउन टू द विलेज एंड मोहल्ला लेवल, विच इज ट्रू।
गांधी जी ने कांग्रेस को सिर्फ एजुकेटेड लोगों की पार्टी ना रखकर गांव-गांव और मोहल्ले लेवल तक पहुंचाने का काम शुरू किया था। बिकॉज कांग्रेस क्या अल्टीमेटली एक एलिट पार्टी बन चुकी थी, वहाँ पे सारे एजुकेटेड लोग थे, तो जो लोअर ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट नहीं आदमी कर पा रहा था। इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को और नीचे तक लेके गए थे, ग्राउंड लेवल तक। ठीक है, इसमें नागपुर सेशन 1920 के बाद कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट लेवल तक एक्सपेंड हुआ। ठीक है, तो अपना जो नागपुर सेशन रहा, सेशन 1920, इसके बाद ये हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। अब आता है सेकंड ऑप्शन, बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल एंड कॉलेजेस, विच इज़ ट्रू। ये प्रोग्राम का हिस्सा था, नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम जो था ये उसी का हिस्सा था। स्टूडेंट से अपील की गई थी कि वो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को छोड़कर नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, जैसे काशी विद्यापीठ हो गया, गुजरात विद्यापीठ हो गया, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं, पहले देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट। ठीक, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय द कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी, नहीं, ये नहीं है था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का उद्देश्य जो था वो नॉन वायलेंस और नॉन कॉरपोरेशन था, ना कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस पर कंट्रोल लेना। ये नॉन कॉरपोरेशन के अंडर नहीं आता था। अब क्वेश्चन, अब ऑप्शन फोर्थ देखते हैं, सरेंडर ऑफ टाइटल एंड ऑनर गिवन बाय द गवर्नमेंट, यस एब्सोल्युटली। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी अपना टाइटल वापस कर दिया था। गांधी जी ने लोगों से अपील की थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी टाइटल्स और ऑनर्स मिले हैं उन्हें वापस कर दी जाए, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना क्या दिया था कि नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था। ठीक है, वो इसी का नतीजा, जलियांवाला बाग के बाद ये उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना था, नॉट पार्ट ऑफ द एक्शन। तो नॉट पार्ट क्या था, नॉट पार्ट ऑफ द एक्शन, ये तीनों पार्ट थे, ये नहीं थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन 7। अगेन इसको पढ़िए, आप लोग ध्यान से पढ़िए इस पूरे क्वेश्चन को, और इसको ट्राई करिए आंसर देने की कमेंट बॉक्स में। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन स्टेट एंड द फॉरेस्ट पीपल। ओके, तो मौर्यन स्टेट और फॉरेस्ट पीपल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, जिसे एनालिसिस करिए और उसके आंसर्स दीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है, The forest people were subjected to new form of political and economic dominance। देखो, मौर्यन स्टेट ने ना फॉरेस्ट टाइप को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंक्लूड करने की कोशिश की थी। पहले उन्हें एम्पायर को के बाहर माना जाता था, लेकिन मौर्यन पीरियड में उन्हें कंट्रोल और इंटीग्रेट किया गया था। ठीक है, अब पहले समझ लो कि इम्पोर्टेंस है क्या। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर जो कि भारत का एक सबसे बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा था कि उसको चलाने के लिए मौर्यन रूलर को फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ट्राइब पर भी कंट्रोल पाना पड़ा। ठीक है, अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी देखोगे तो उसमें फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फॉरेस्ट ट्राइब के बारे में डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया सिर्फ जंगल नहीं थे, बल्कि टिम्बर था, एलिफेंट्स के सोर्स थे, मेडिसिन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता था, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इम्पोर्टेंस भी थी, जो ये सारी एस्पेक्ट मिलके मौर्य किंगडम को और भी पावरफुल बनाता था। तो ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट रहता था मौर्यंस के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने एनालिसिस कर ली, विच इज़ करेक्ट, तो ये तो भाई करेक्ट है। अब आता है सेकेंड स्टेटमेंट को समझते हैं। द स्टेट रिकॉग्नाइज दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज द सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट पीपल। नो, दिस इज इनकरेक्ट। आप अर्थशास्त्र को भी देखोगे तो उसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे स्टेट का कंट्रोल था, उसकी डिटेल मिलती है हमें अर्थशास्त्र में। ठीक है, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, अच्छा एक वर्ड ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, जो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उन्हें क्या कहते थे, कई बार ऐसे वर्ड्स पूछ लेता है, कुप्याध्यक्ष। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मौर्यन पीरियड में कुप्याध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे ये फॉरेस्ट रिसोर्स को रेगुलेट करते थे, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉरेस्ट ट्राइब्स की मोनोपोली नहीं थी। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया।
अब आते हैं स्टेटमेंट थर्ड पे, द स्टेट वॉज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू दिस एंड द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वॉज प्रोहिबिटेड। अब देखो, अर्थशास्त्र में बिना वजह फॉरेस्ट जलाने पर रोक लगाई गई थी। अर्थशास्त्र में ही हमें इसका डिटेल मिल जाता है, ये एनसीईआरटीज में भी मेंशन है जब आप मौर्यन को पढ़ोगे, ठीक है। अब क्यों रोक लगाई गई थी भाई, तो टिम्बर बचाना था, एलिफेंट को बचाना था, बिकॉज एलिफेंट अल्टीमेटली क्या थी, एक बहुत बड़ा पावर था मौर्यन का, ठीक। फॉरेस्ट ऑफिसर्स को फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व करना था, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब आते हैं स्टेटमेंट फोर्थ पे, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट, ये क्या बोलता है, द फॉरेस्ट पीपल कुड बी हरास्ड टू serve the state and could be used as traps, species and assassins. ओके, तो फॉरेस्ट ट्राइब को मॉरियन रूलर मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करती थी, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उनकी नॉलेज की वजह से उन्हें सोल्जर्स, गाइड, स्पाइस, सीक्रेट एजेंट्स के रूप में भी उन्हें एम्प्लॉय किया जाता था, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या मिला, कितने स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ये भी सही है, 1 2 3 स्टेटमेंट हमारे सही है 3, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 1 वर्ड आंसर है, आप लोग दे दोगे, बताओ कमेंट में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज डायमंड माइनिंग कैरी आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। भाई देखो, यहाँ पे सिंपल से डायमंड क्या होता है, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, तो इसका आंसर पन्ना ही होगा, ठीक है। अवध में कुछ था नहीं, अवध इस साइड आ गया, कंबत गुजरात में चला गया, लखनऊ अपना बंगाल का साइड है, बचा पन्ना, ठीक है। अपना अवध था उत्तर प्रदेश का, ये एग्रीकल्चर पॉलिटिकल रीजन हो गया। कंबत गुजरात का एक बहुत बड़ा पोर्ट सिटी था, यहाँ पे कहाँ से डायमंड का कुछ होगा। लखनऊ तो अपना बंगाल सल्तनत का एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो पन्ना था, ठीक। तो इसका आंसर होगा पन्ना, पन्ना हीरा की तमन्ना है, पन्ना उसे मिल जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लोग देखो और आंसर करने की कोशिश करो। इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट हमें वर्ड मिलता है विच इज़ बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में एक आध चीज़ें हमें पहले देख लेते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल है क्या, कहाँ, तो ये थंजौर में है, ठीक, थंजौर तमिलनाडु। इसको राजा राज चोला जी ने चोला फर्स्ट ने लगभग सी में बनवाया था, ठीक है। इसके बारे में हमें ये पता है, इतनी सारी चीज़ें। ये चोला आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है, प्लस इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये ऐड है। ये अपना क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और जो ये डेट मेंशन है 1931, इसमें इस पेंटिंग को दोबारा डिस्कवर किया गया, और क्योंकि इनके ऊपर नायका पीरियड की पेंटिंग की लेयर चढ़ गई थी, ठीक है, तो इसलिए इसको वापस से डिस्कवर किया गया। अब आते हैं इसके अब इसमें आते हैं अपना फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, कि है क्या, तो बुद्धा विथ चूरी बियर्स ऑन आइदर साइड, ये गलत है। चोला टेम्पल की फेमस मोरल नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है, फर्स्ट गलत है ऑप्शन। सेकंड बताओ सही है कि गलत, शिवा एज योग दक्षिण मूर्ति, यस ये सही है, यही ऑप्शन ही सही है, शिवा एज अ योग दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति भगवान शिव का ही एक रूप है, इस रूप में शिव गुरु के रूप में दिखे जाते हैं, ठीक है, गुरु के रूप में इनको देखा जाता है। ज्ञान और विजडम का प्रतीक है, दक्षिण दिशा की तरह मुंह करके बैठे हैं और उपदेश दे रहे हैं, इसलिए इसे दक्षिण योग दक्षिण मूर्ति कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़िए आप लोग एंड ट्राई टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक, consider the following statement about the initial development of railways in India by British।
इसका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर रेलवे वुड गेट लैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, विच इज़ करेक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट रेलवे कंपनी को फ्री लैंड देती थी ताकि कंस्ट्रक्शन आसानी से हो सके, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, मतलब ये सही है। अब आते हैं सेकेंड पे, द इन्वेस्टर्स वुड गेट अ रिटर्न ऑफ 5% ऑफ देयर कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ दे रन एट अ लॉस और सिक्योर इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ये भी सही है। ये गारंटी सिस्टम का एक फेमस फीचर था। अगर कंपनी को 5% से कम प्रॉफिट होता था तो गवर्नमेंट बाकी अमाउंट पे करती थी, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, द रेलवे वुड बी जॉइंटली मैनेज विद द गवर्नमेंट। देखो ऐसा नहीं था, शुरुआत में रेलवे प्राइवेट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता था, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और सुपरविजन करती थी, ठीक है। लेकिन जॉइंट मैनेजमेंट गारंटी सिस्टम का फीचर नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ओनली 2, ठीक। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ट्राई टू आंसर इट, प्लीज रीड इट एंड ट्राई टू आंसर इट। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, दूसरा तीसरा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं, इसका आंसर तो मिल जाएगा बहुत आसानी से। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, फिरोज शाह मेहता बद्रुद्दीन तैयबजी एंड अदर फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। यस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। और इसके फाउंडर यही 3 लोग थे, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयबजी और एक और थे के.टी. तेलंग जी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं सेकेंड पे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता, विच इज़ ऑल्सो करेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया था, 1883 में एंड 1885 में कोलकाता में किया था। इस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की सोच को मजबूत किया और बाद में आईएनसी का फॉर्मेशन का रास्ता बनाया गया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड वन, Alan Octavian Hume decide to create an all India body as a rival to the above organization। ये गलत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और ये गलत भी है, ठीक है। एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का राइवल बनाने के लिए नहीं बनाया था, ठीक है, बल्कि उनका उद्देश्य था कि सभी रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर लाना और एजुकेटेड इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी बात रखने का मौका देना, ठीक है। तो ये गलत है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, ओनली 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर दीजिए, ये तो 1 वर्ड है, ट्राई टू आंसर इट। हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स इनकरेज द शिलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजया टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहारा इन नगपट्टनम। किसने किया था, पहले तो सुनो, नागापट्टनम है क्या, तो नागापट्टनम, इसको यहीं पर लिख लीजिए आप लोग। ये एक फेमस तमिलनाडु का एक फेमस चोला पोर्ट सिटी है, ठीक है, चोला पोर्ट सिटी है। और अब इसमें सेकेंड वर्ड आता है ये वाला, श्री विजय। ये क्या था, तो श्री विजय एक पावरफुल बुद्धिस्ट मैरीटाइम एम्पायर था, ठीक है। अब इतना मैंने आप लोग को इंडिकेट कर दिया। अब आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। करंट का फर्स्ट ये होंगे नहीं, जब मैंने चोला बोल दिया तो सबसे पहले यही आ जाना चाहिए, राजा राज चोला, ठीक है, राजा राज फर्स्ट। इसका आंसर क्या होगा, राजा राज फर्स्ट। ये आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने सही आंसर किया होगा।
नाउ कम टू द 13 क्वेश्चन। ये भी वन वर्ड है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ श्री कृष्णा देव राय। श्री कृष्णा देव राय जी के कोर्ट में इनमें से कौन है जो कोर्ट पोएट नहीं था? ठीक है, तो इनके जो कोर्ट थे जो कृष्ण देव राय हैं, ये विजयनगर एम्पायर के एक तुलवा को लिख दे रही हूँ। हाँ, तो ये क्या थे? विजयनगर एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी के एक सबसे इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं। ठीक है, इनके शासन में विजयनगर को में का गोल्डन एज माना जाता है कि इस टाइम पे जब ये एज अ किंग वहाँ पे बैठे हुए थे तो उस समय विजयनगर का एक गोल्डन फेज चल रहा था, गोल्डन टाइम चल रहा था। समझ में आई बात? गोल्डन फेज चल रहा था। ठीक है, और इनके जो कोर्ट थी, उनका जो दरबार था, उसमें तेलुगु साहित्य के 8 महान पोएट्स रहते थे जिनको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गजास कहा जाता था। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो नहीं है उनका पोएट? पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, ये चौथे नहीं हैं। तो ये हैं जो इनके पोएट नहीं हैं। आप लोग चाहो तो मैं वैसे इतना इम्पोर्टेंट आते नहीं, फिर भी लिख दे रही हूँ। एक हो जाएंगे अल-लसनी, सेकंड हो जाएंगे अष्टदिग्गजा कौन कौन थे उनका मैं नाम लिखवा दे रही हूँ। नंदी तिमाना, ठीक। तीसरे हो जाएंगे मध्य गरी मलाना, ठीक। चौथे हो जाएंगे दुर्जती, पांचवे हो जाएंगे आपके अयल्ला राजू। ओके, इसको इरेज कर दे रही हूँ मैं, पांचवे। आई होप ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ और बाकी लोगों का नाम भी लिख दे रही हूँ। चलिए, सिक्स्थ थे होंगे आपके पिंगाली, सेवेंथ हो जाएंगे आपके भुट्टू मूर्ति, जिनको नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है फिर भी लिख दे रही हूँ, रामा राजा भू SHAN नुड्डू, ठीक है। ये पूरा इन्हीं का अकेला नाम है। फिर थर्ड थे तेनाली रामाकृष्णा। ठीक है, तो ये अष्टांग थे, अष्टदिग्गजा थे इनके कोर्ट में, जिसको हमने डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है द रॉयल पोर्ट्रेट ऑफ शिम्हा विष्णु एंड महेंद्र वर्मन वाज फाउंड इन विच केव टेम्पल एट मल्लापुरम। बताइए आप लोग कौन सा है इसमें सही है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं मल्लापुरम है क्या। ठीक है, तो मल्लापुरम एक तमिलनाडु में एक पल्लव पोर्ट सिटी है। ठीक है, पोर्ट सिटी थी। इसका जो विकास था वो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिनको मल्लला भी कहा जाता था, उन्होंने किया था। सेकंड इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट लिखने वाली है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ये अपने रॉक कट केव, रथ और शोर टेम्पल के लिए फेमस है। ये मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ दिस। अब आते हैं इनके ऑप्शंस पे और आप लोग मुझे बताओ किस केव में है। सबसे पहले आता है वराह केव। देखो नाम पे ही जाओगे तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी याद होगा, नाम ऑप्शंस के नाम ही पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वराह केव अपने वराह अवतार के स्कल्पचर के लिए फेमस है, ना कि इसके लिए। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखो, रामानुजा केव का सिम्हा विष्णु और महेंद्र वर्मन के पोर्ट्रेट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला त्रिमूर्ति केव में ब्रह्मा विष्णु और शिव की स्कल्पचर के लिए फेमस है। ठीक, अब बचते हैं सी वाला ही ऑप्शन सही है।
आदिवराह के टेम्पल में किंग सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन फर्स्ट के रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर मिलते हैं, ठीक है। और ये एक पल्लव आर्ट की एक यूनिक फीचर्स भी है, ठीक। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। ये तो बहुत इजी है और ये सारे PYQs हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके CDS की हिस्ट्री में, ठीक है। इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ो, इसलिए इससे रिलेटेड मैं टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर कर दे रही हूँ, सो डैट अगर आगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछ दे तो आप लोग इसको कर लो। अब देखो, द टर्म्स यूज्ड फॉर सीरियल्स इन द ऋग्वेद आर, इसको तो डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहला देख लो, पहला ये क्या है, गोधूमा और विरी, इसको क्या कहते थे? गोधूमा को आपका कहते हैं वीट और विरी का मतलब होता है राइस, ठीक है। ये टर्म बाद में वैदिक और पोस्ट वैदिक लिटरेचर में अधिक मिलती है। ऋग वैदिक में सीरियल्स के लिए ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये बता दी। अब इसको देख लो, टीला एंड काला। ये जो टीला काला है इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं सीसेम, मतलब टिल। कला मतलब होता है थ्रेशिंग फ्लोर, ठीक। इससे अगर अब लास्ट वाला देखो, प्रियंगु शमका। प्रियंगु ये शंका, ये दूर दूर से इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये बात के जो आपके ग्रंथ वगैरह हुए हैं उसमें वहाँ मिलेट्स के से रिलेटेड इन दोनों का वर्ड्स मिलता है, ठीक है। तो ये सेम हुए। बचा कौन? ये ऑप्शन क्या होगा सीरियल्स के लिए? क्या होता था? यवा एंड। तो यवा का मतलब क्या होता था वो भी लिख लो। यवा का मतलब होता था आपका बार्ले, यानी फेरल। और धन्य का मतलब होता था ग्रीन, ठीक। तुमने सारा डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 को आराम से पढ़िए। इसमें सबसे पहला टर्म क्या आता है? मेसोलिथिक आर्ट, ठीक। तो हम समझते हैं सबसे पहले मेसोलिथिक आर्ट है क्या। तो जो मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज का समय है वो लगभग कब से होता है? 10,000 से 6,000 तक रहता है, ठीक है। और इस जो पीरियड है इसकी सबसे खास पहचान रहती है इसकी रॉक पेंटिंग यानी रॉक आर्ट। जो भी रॉक आर्ट थी वो इसकी पहचान है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो रॉक पेंटिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो हंटिंग सीन्स मिल जाएंगे, डांसिंग्स मिल जाएंगे, एनिमल्स मिल जाएंगे जैसे बाइसन्स, डियर, टाइगर, एलिफेंट। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी, कुछ रिचुअल्स भी देखेंगे। इसमें से सबसे फेमस आपको रॉक साइट कुछ याद है? रॉक आर्ट साइट जहाँ पे हमें ऐसा कुछ मिला हुआ है। जब रॉक आर्ट की बात आ रही है तो सबसे पहले चिल्लाह के नाम लेता है अपना भीमबेटका, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है और यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है। फिर सुहागी घाटी भी जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, आदमगढ़ होगा, कपगल्लू भी हो गया, उड़ीसा का भी रॉक शेल्टर्स भी हैं, ठीक है। अब इसके स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ है, सेकेंड यहाँ है, ठीक, थर्ड यहाँ है। अब इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। अलेक्जेंडर बर्न डिस्कवर्स द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया एट सोहागी घाट इन उत्तर प्रदेश, विच इज़ करेक्ट। अलेक्जेंडर बर्न ने 1867 में मिर्ज़ापुर के सोनघाट एरिया में भारत की पहली रॉक पेंटिंग को डिस्कवर की थी। इसके लिए इंडिया रॉक आर्ट डिस्कवर का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे क्या माना जाता है? स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारी, ये स्टेटमेंट सही है। अब सेकेंड स्टेटमेंट आते हैं। भीमबेटका रॉक पेंटिंग वेयर डिस्कवर व्हेन वीएस वकानकर नोटिस द रॉक फ्रॉम द ट्रेन, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। 1957 में आर्कियोलॉजिस्ट जो थे अपने वीएस वकानकर जी, वो भोपाल से ट्रेन से जा रहे थे, ठीक है। उन्होंने ट्रेन की विंडो से एक अनयूजुअल सैंड स्टोन की फॉर्मेशन देखी। वो नियरेस्ट स्टेशन पर उतरकर साइट पे गए और बाद में भीमबेटका रॉक शेल्टर की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट। द पेंटिंग एंड इनग्रेविंग डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक आर्ट ऑफ उड़ीसा, विच इज़ इनकरेक्ट।
उड़ीसा के रॉक शेल्टर में पेंटिंग्स और इनक्रेविंग्स दोनों एक ही शेल्टर में मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। तो अपना फाइनल आंसर क्या बना? 1 और 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। वीडियोस की कंडीशंस को लेकर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है राजा सवाई जय सिंह ऑफ अम्बे प्रोमोटेड विडो रीमैरिज विच इज़ करेक्ट। राजा सवाई जय सिंह जी ने, जो जयपुर के थे, सिर्फ एस्ट्रोनॉमर और सिटी प्लानर ही नहीं थे, उन्होंने कुछ सोसाइटी के ग्रोथ के लिए भी काम किए थे। ठीक है, सोसाइटी को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी काम किए थे, जिनमें विडो रीमैरिज को उन्होंने इनकरेज किया था। ठीक है, सेकेंड आता है मराठा जनरल पुरुष अरे यार, हाँ कहाँ गया, हाँ परशुराम, मराठा जनरल परशुराम भाव प्रोमोटेड विडो रीमैरिज। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, उन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था। थर्ड अपने हीरो हैं ही राजा राम मोहन सिंह रॉय जी, इन्होंने अपोज किया था सती प्रथा को। ठीक है, तो इसमें अपना तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब आते हैं अपने 18th क्वेश्चन पे, इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड यहाँ, और ध्यान से पढ़ो बिकॉज ये सारे आपके PYQs ही हैं सीरियस के। ठीक है, तो मे बी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके आगे भी, तो ये ध्यान से पढ़िए आप लोग। अब आता है, हाँ चलो इसको एक बार अब वापस से इसको देखते हैं। अष्टप्रधान क्या थे, पहले उनको समझ ले। अष्टप्रधान का मतलब होता है 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल। ठीक है, तो जो शिवाजी थे उनके कोर्ट में 8 अष्टप्रधान रहते थे। अष्टप्रधान में पहले होते थे पेशवा, जिनको प्राइम मिनिस्टर माना जाता था, अमात्य जिनको फाइनेंस मिनिस्टर माना जाता था, सचिव जिनको सेक्रेटरी कहा जाता था, मंत्री जिनको इंटेलिजेंस और रिकॉर्ड देखते थे, सुमंत यानी दाबिर, सुमंत और दाबिर दोनों वर्ड होता है, फॉरेन अफेयर्स को जो देखते थे, सेनापति यानी आर्मी चीफ, न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, और पंडित रॉय जी रिलीजियस अफेयर्स को देखते थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अष्टप्रधान के बारे में। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द स्कीम ऑफ अष्टप्रधान वॉज कम्प्लीटेड एंड अनाउंस एट द टाइम ऑफ शिवाजी कोरोनेशन। ठीक है, विच इज़ करेक्ट। शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था 1674 में हुआ था। इसी समय अष्टप्रधान काउंसिल को फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया और हर मिनिस्टर की ड्यूटी डिफाइन कर दी गई थी। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट सेकेंड। शिवाजी इंट्रोड्यूस मराठी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एंड क्वाइंट संस्कृत टेक्निकल टर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। दिल्ली सल्तनत और मुगल के समय पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी। ठीक है, तो शिवाजी ने एडमिनिस्ट्रेशन में मराठी को प्रमोट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म के लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, सही है, तो इसमें बोथ आर करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा, इसको ध्यान से पढ़िए, ये तो बहुत इजी है। इन द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा, अगर आपको स्ट्रक्चर भी पता होगा ना स्तूपा कैसे होते थे, तो आप ये कर ले जाओगे। व्हाट डज द टर्म किंजल किन्नी रेफर टू। किंजल किन्नी क्या था, तो किंजल किन्नी एक डेकोरेटिव ऑर्नामेंट है जो कि मैंगो शेप्ड पेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, शेप्ड पेंडेंट। इसका आंसर भी हमें यहीं पे मिल गया भाई, आंसर भी हमें यहीं पे मिल गया, थर्ड ही आंसर होगा। तो इसमें जो हमें समझने वाली बात है, देख लो, बुद्धिस्ट स्तूपा में सिर्फ एक रिलीजियस मूवमेंट्स नहीं होती थी, बल्कि उन्हें बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया जाता था। ये मोनूमेंट्स, ये सिर्फ रिलीजियस मोनूमेंट्स हम नहीं कह सकते, बहुत सुंदर से उन्हें डेकोरेट किया जाता था। ठीक है, तो स्तूपा पे और क्या क्या मिलते थे, सबसे पहले जानो फेमस स्तूपा कहाँ कहाँ पे है, तो सांची में है, भरहुट में है, अमरावती में है। ठीक है, अब इन स्तूपा में मिलते क्या क्या थे, तो एक तो लोटस मोटिफ मिलते थे, ठीक, फिर क्रीपर्स मिलते थे यानी लता, फिर यक्ष यक्षिणी की फिगर्स मिलती थी, फिर एनिमल्स मिलते थे, फिर जियोमेट्रिकल डिज़ाइन मिलते थे, और फिर डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स मिलते थे। इन्हीं ऑर्नामेंट में एक है अपना मैंगो शेप पेंडेंट, जिसको
किंजल किनी भी कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 20, इसको करिए आप लोग। लायन कैपिटल सारनाथ। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे, तीनों स्टेटमेंट को समझिए। तो लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ को एम्पायर किसने किया था? तो अशोका ने 3rd सेंचुरी BC में बनवाया था। ये भारत के नेशनल एम्बलम में भी है। ठीक है, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। अशोका पिलर के ऊपर लगाया हुआ कैपिटल था। ठीक है, अब आते हैं इसके स्टेटमेंट के। द सप्त स्तंभ यष्टि इज अ टेपरिंग कॉलम विच इज करेक्ट। अशोका पिलर को अगर आप ध्यान में रखे होगे, अगर आपको फिगर याद होगा, तो उसका स्तंभ और जो लंबा और हल्का टेपरिंग पॉलिश सैंडस्टोन कॉलम होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट को देख लो पहले। ओवरफ्लोइंग इन्वर्टेड लोटस पेटल्स आर बिलो द एबस्कस। यस, अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड लोटस अशोकन कैपिटल का बेस है। ठीक है, अब थर्ड को देख लो। द एबस्कस इज इलिप्टिकल एंड डिवोर्ड ऑफ कार्विंग। ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लेकिन ये इनकरेक्ट है। ठीक है, एबस्कस इलिप्टिकल नहीं सर्कुलर है। अपना जो आप बक्कस को ये क्या है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल प्लेन भी नहीं है। इस पर एनिमल्स और धर्म चक्र की क्रेविंग बनाई हुई है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? 1 और 3। 21 क्वेश्चन को पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट लीडिंग टू इंडिपेंडेंस। इसको इसकी क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है। ये कई बार फ्रिक्वेंट आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सीडीएस में, जहाँ पे आपको कुछ इवेंट्स दे देगा और उसको कहेगा क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करिए। ठीक है, इसलिए सारे इवेंट्स को एक बार ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कब के बाद क्या हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हुआ था आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था आपका 1916 में। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें लीडर थे अपने इधर से बाल गंगाधर तिलक जी और मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, फिर होता है रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया 1936 में। ठीक है, ये आते हैं। फिर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है अपना 1942 में, जो कि फेल हो गया था। देखो, क्रिप्स मिशन को फेल होने के लिए ही भेजा गया था। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस भी करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स कौन था? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्रिप्स कौन था, क्या जानते हैं आप लोग क्रिप्स के बारे में? वो उसको इंडिया भेजा किसने था और उसका मोटिव क्या था? ये मिशन फेल हो गया था। इसमें सोचने वाली ये बात नहीं है, ये मिशन फेल होने के लिए ही आया था। फिर देखो, नेवल म्यूटनी आपकी होती है 1946 में। तो अब इसको क्रोनोलॉजिकली करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22, इसको ध्यान से करिए। क्वेश्चन 22 का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशिएंट हिंदू मेटल इमेज इन इंडिया। ठीक, अब देखो, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ है। इसको पढ़िए आप लोग। सबसे पहले समझो कि चोला ब्राउन स्कल्पचर क्या है। ठीक है, तो चोला डायनेस्टी आपको पता है 9th से 13th सेंचुरी CE को इंडियन ब्राउन स्कल्पचर का गोल्डन एज माना जाता है, चोला डायनेस्टी की। ठीक है, और ये सबसे फेमस चोला ब्राउन्ज पीरियड है। ठीक है, इस सबसे फेमस चोला ब्राउन्ज है यहाँ का। ठीक है, इसमें फेमसली हमें मिलती है, सबसे फेमस चोला ब्राउन्ज क्या मिलती है? नटराजा डांसिंग मूर्ति। राजा यानी जो डांसिंग शिवाय उनकी मिलती है। चोला आर्टिस्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करके ब्रॉन्ज आइडल्स बनाते थे। तो इसमें टेक्निक कौन सी यूज़ होती थी? लॉस्ट वैक्स। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन होगा। ठीक, ये स्कल्पचर्स दुनिया भर में अपनी ब्यूटी, प्रोपोर्शन, ग्रेस और टेक्निकल परफेक्शन के लिए फेमस थी। ठीक है, अब आते हैं एक यहाँ पे टर्म होगा आइकनोग्राफी। ये क्या होती है? तो आइकनोग्राफी का मतलब होता है किसी डीटी की फिक्स्ड अपीयरेंस और सिंबल। ठीक है, किसी डीटी की, कोई भी देवी देवता, उनके कुछ फिक्स्ड अपीयरेंस और कुछ सिंबल होते हैं। जैसे शिव जी को जब हम बोल रहे हैं तो आपको क्या याद आ रहा है? कुछ अपीयरेंस याद आ रही है, जैसे त्रिशूल,
जटा, डमरू। इसी तरह विष्णु जी का नाम लेने पे क्या हमें समझ में आ रहा है, चक्र, शंख। दुर्गा जी का क्या लेने पे आ रहा है, लायन। ठीक है, तो इसी को क्या कहते थे, आइकनोग्राफी। ठीक है, चोला ब्रॉन्ज इमेज अभी अगामा शस्त्र के रूल फॉलो करती थी। जो भी चोला ब्रॉन्ज इमेजेस थी वो अगामा शास्त्र के रूल फॉलो करती थी। इसी वजह से उनका आइकनोग्राफी और स्टाइल स्टोन स्कल्पचर जैसा ही था। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देख लो, द चोला पीरियड इज वेल नोन फॉर देयर एस्थेटिक एंड टेक्निकल फाइननेस ऑफ इट्स मेटल स्कल्पचर विच इज़ करेक्ट। नटराजा मैंने अभी बताया, द आइकनोग्राफी एंड स्टाइल ऑफ चोला मेटल इमेज आर सिमिलर टू दोज ऑफ देयर स्टोन काउंटर पार्ट। ये भी सही है, अभी मैंने बताया। तो इसमें क्या होगा, दोनों सही होगा। क्वेश्चन 23, इसको आप करो। ये 2 मिनट का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वॉज यूज फॉर द स्टेट इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन 4 नवंबर 1948। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपको यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, यूनियन ऑफ स्टेट था। ये जो शब्द है आपका यूनियन ऑफ स्टेट, ये शब्द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन और आज के आर्टिकल 1 दोनों में ही आपको इसका मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। तो ये तो सिंपल सा आंसर था। अब 24 पे आते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ो और इसको बताओ। देखो इसमें क्या है ना, पेयर है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अजीब से लग रहा होगा। ये जैसे इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको पेयर्स बताने हैं कि कौन से सही है कौन से नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड है समाहर्ती। ठीक, इसका दिया है मतलब चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। ठीक, सेकंड दिया है वर्ड ये है, इसका मीनिंग उसके सामने ये लिखा हुआ है। थर्ड वर्ड ये है, उसका मीनिंग उसके सामने ऐसे लिखा हुआ है। और फोर्थ वर्ड ये है और इसका मीनिंग ये है। ठीक है, मतलब ये वर्ड है समाहर्ती, उसके सामने उसका मीनिंग है। अब आपको बताना है ये जो इसके सामने मीनिंग है ये सारे करेक्ट मैच हैं कि नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे लाने में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज भी कर दी हूँ सो दैट आपको पढ़ लो आप लोग क्या लिखा है। आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे ऐसे कर दे रही हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये जैसे समानित था, निर्धारित थी इसका ट्रेजर। ठीक, तो इसका बताओ आपको कौन कौन सा पेयर सही है। पहला है समाहर्ता। समाहर्ता मतलब क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्टर, चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। तो ये आपका मैच सही है। सेकंड है द्वारिका। द्वारिक होता था चीफ गेट कीपर, ये आर्मी चीफ नहीं होता था, तो ये गलत है। थर्ड आपका हो जाएगा अक्षपटल। अक्षपटल होता था आपका जो रिकॉर्ड एंड अकाउंट डिपार्टमेंट देखते थे, मतलब रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर, तो ये भी आपका सही है। फिर सन्निधारता, ये आपका हो जाता था ट्रेजरी, ये एक सही है। तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक, अब आते हैं आगे 25। इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे एक और वर्ड क्या है अपना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों को आप लोग को पता ही होगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931 में लंदन में हुई थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। कांग्रेस की मेन डिमांड थी स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट और फ्रीडम। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया था, डिनाई कर दिया था, और ये कॉन्फ्रेंस बिना किसी मेजर एग्रीमेंट के ही ख़त्म हो गई थी, कोई इसका मतलब नहीं निकला था। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो इसका स्टेटमेंट भी है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है।
अब सेकेंड को देखते हैं, इंडिया वॉज गारंटेड डोमिनियन स्टेटस इन 1932 विच इज़ इनकरेक्ट। 1932 में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत को डोमिनियन स्टेटस 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस के बाद मिला था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक मिला था, बना था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड वाला। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन विथ कांग्रेस विच इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। लॉर्ड विलिंगडन ने रिकॉन्सिलेशन नहीं, रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। गांधी और नए कांग्रेस लीडर को अरेस्ट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए थे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, इतने अच्छे नहीं थे। लास्ट स्टेटमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ विच इज़ करेक्ट। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी मार्च शुरू की थी, आप लोग को पता होगा कब से स्टार्ट। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये डांडी मार्च शुरू हुई थी, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था, ठीक है। इसी घटना से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो इसमें स्टेटमेंट कितने सही हैं, बस 1 और 4, ठीक है। आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको फ्यूचर में आ जाएं तो आप इसको कर ले जाओगे। प्लीज़ अपना फीडबैक और आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डाल देना, ओके। थैंक यू फॉर टुडे, और हम आगे इस सीरीज़ को फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।